Hello student, our today's topic is also galvanometer। जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है धारामापी, जो कि क्लास 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक है। कल भी अपन ने यही डिस्कस किया कि भाई गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज डिटेक्ट द करंट इन द क्लोज नेटवर्क। कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है या एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाता है कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, और उसकी दिशा का भी पता लगाता है। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं दो टाइप के होते हैं। ये अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया था वीडियो में, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। इसमें कुंडली घूमती है और उसके अंदर चुंबक घूमती है। तो अपने पास जो यूज होता है, ज़्यादातर मोस्टली यूज होता है, वो होता है मूविंग कोयल मैग्नेट, ठीक है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर सॉरी। तो ये होते हैं दो टाइप के। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है सस्पेंडेड और एक होता है पिवोटेड। सस्पेंडेड निलंबित कुंडली धारामापी और पिवोटेड किलकित कुंडली धारा। कल अपन ने करा था कि निलंबित मतलब किसी एक धागे से बांधकर या किसी एक तार से बांधकर अगर कोयल को अपन क्या करते हैं, दो मैग्नेट के बाद में स्टेबल करते हैं, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी कंपेयर टू एक कोयल को 2 किलो से बांध के, 2 किलो कील लगा के, कील समझते हो पिवोट लगा के, ठीक है, उन पर अगर इसको मैं रोटेट कराऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा रोटेशन होगा या किसी धागे से बांध के रोटेट कराऊँ, क्योंकि फ्रिक्शन किस में ज़्यादा, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा और इसमें फ्रिक्शन कम। फ्रिक्शन ज़्यादा इसके अंदर तो एक्यूरेसी कम, इसके अंदर फ्रिक्शन कम तो एक्यूरेसी ज़्यादा। तो इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, इसकी एक्यूरेसी लो होती है। यूज ये बहुत कम यूज आता है, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। मोस्टली यूज बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, इतना सा होता है सिंपल। और ये बिकॉज इट इज़ बल्की एंड कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा होता है तो इसको यूज अपन कम करते हैं, इसका एप्लीकेशन या यूज कम होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। तो भाई इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि होते क्या क्या। तो आज अपन बात करेंगे सस्पेंडेड और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर दोनों के बारे में। पर पहले इन दोनों के बारे में एक चीज़ ये समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करेंगे। तो भाई अगर गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट के रेस्पेक्ट में इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अब करंट के रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन आना चाहिए मतलब कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। अब सर करंट फ्लो कैसे करवाओ? भाई सीधी सी बात है, एक सर्किट के सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो बात करते हैं इसमें गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो दो टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। और जो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर, मतलब निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं निलंबित कुंडली धारामापी, जिसमें कोयल को क्या कर रखा है अपन ने, निलंबन कर रखा है। कोयल को क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। कोयल को क्या कर रखा है, टाँक रखा है। अब कैसे टाँकेंगे, तो देखो इसका एपरेटस समझते हैं सबसे पहले कि होता कैसा है, फिर बाद में करेंगे पिवोटेड के बारे में। तो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, और यहाँ कोयल लगी रहती है। यहाँ दो मैग्नेट होते हैं, एक एन होता है और एक एस सिरा होता है इसका, ठीक है। ठीक है, ये मैग्नेट का एन सिरा हो गया और यहाँ मैग्नेट का एस सिरा होगा। ये मैग्नेट का एस सिरा होगा। अब ये क्या होता है, ये कॉनकेव शेप में काटा जाता है, इसको बोलते हैं अवतलाकार काटा जाता है। अब क्यों काटा जाता है बाद में डिस्कस करेंगे। कॉनकेव शेप में काटा जाता है, ऐसे गोल रहता है और इसके अंदर कोयल होती है, ये इसके अंदर कोयल,
अभी कोयल नहीं है, अभी ये कोर है। इस कोर के ऊपर अपन कोयल लपेटते हैं। कोर के ऊपर अपन क्या लपेटते हैं? कोयल लपेटते हैं। और कौन सी कोयल लपेटेंगे? रेक्टेंगुलर कोयल लपेटेंगे, जो भी हो। ठीक है, ये कोयल लपेट दी। और ये जो कोयल है, इस जो कोर को यहाँ पर एक पेच रहता है और उससे अपन इसको हैंग कर देते हैं, मतलब टांग देते हैं। और ये जो वायर काम में लेते हैं, ये ऐसा वायर लेते हैं जो इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब इस वायर की लेंथ नहीं बढ़े। इसको इधर से टांग देते हैं, है ना, क्लियर है। और यहाँ से एक वायर इधर से ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट और यहाँ से एक वायर कनेक्ट, ये T1 टर्मिनल और ये T2 टर्मिनल। और यहाँ पर अपना जो डिवाइस है वो एग्जैक्ट खड़ा रहता है, ओके, ठीक है। अभी ये जो मैग्नेट है, ये सारे दोनों के दोनों मैग्नेट क्या होते हैं बेटा? परमानेंट मैग्नेट होते हैं। एक एक चीज़ समझते जाना बस। परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं स्थायी चुंबक। कैसे चुंबक होते हैं? ये स्थायी चुंबक होते हैं, ठीक है भाई। ये क्या होता है? अंदर कोयल होती है। ये क्या होती है? कोयल्स, मतलब बोले तो कुंडली। और ये कोयल के जो बीच में है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर। इसको बोलते हैं कोर, हिंदी में बोलते हैं क्रोड। और ये किसका बना होता है? ये सॉफ्ट आयरन क्रोड होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। नरम लोहे का क्रोड बना होता है, नरम लोहे का क्रोड। नरम लोहा बोले तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्रोड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटाइजिंग जो इंटेंसिटी होती है, वो जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड लेता है उतना ही जल्दी ये देता है। मतलब कि जितना जल्दी मैग्नेटाइजेशन होता है उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज्ड होता है। इसकी खास बात होती है एल्यूमिनियम की, सॉफ्ट आयरन की खास बात होती है, जितना जल्दी मैग्नेटाइज होगा उतना ही जल्दी मतलब जितना जल्दी चुंबक की तरह कार्य करेगा उतना ही जल्दी वापस नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये क्रोड यूज लिया जाता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो डिफ्लेक्शन तो कहीं दिखाई नहीं। मैं आपने ठीक है मैग्नेट लगा दिए, दो परमानेंट मैग्नेट भी हो गया, पर ये कोयल भी घूम रही है, पर घूमेगी कैसे? इसका अरेंजमेंट कैसे लगेगा? देखो समझना कि मैंने T1 और T2 टर्मिनल से करंट फ्लो करा। जैसे ही कोयल के अंदर करंट जाएगी तो ये दोनों मैग्नेट के कारण उस कोयल पर फोर्स लगेगा। और कोयल पर जैसे फोर्स लगेगा तो एक फोर्स अपवर्ड और एक फोर्स डाउनवर्ड। याद है अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कोयल, कि किसी धारावाही आयताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण टाउ। और याद हो तो अपन ने इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा निकाला था कि टाउ बराबर mb साइन थीटा या थीटा बराबर अल्फा, जो भी लो, तो NI AB साइन थीटा, ये वैल्यू निकाली थी अपन ने, ठीक है, मैग्नेटिक टॉर्क की, चुंबकीय आघूर्ण की। तो कब काम करेगा? जब इसके अंदर कोर के अंदर करंट फ्लो करेंगे, इस लूप के, इस कुंडली के अंदर अपन क्या फ्लो करेंगे? करंट फ्लो करेंगे। तो जैसे ही करंट फ्लो करा तो इन दोनों मैग्नेट के कारण, इन दोनों चुंबकों के कारण इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक टॉर्क। और ये कोयल घूमेगी, और घूमेगी तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ एक प्लेन मिरर लगा देंगे। कौन सा मिरर लगा देंगे? प्लेन मिरर, बोले तो समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण क्या करेगा भाई? इस समतल दर्पण से अपन एक लैंप स्केल अरेंजमेंट होता है, लैंप स्केल व्यवस्था। देख मतलब सोचो, यहाँ से मैंने एक लेजर लाइट ली, वो इसके ऊपर डाली। जब तक इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, लेजर लाइट वापस जाएगी। समझना एक एक चीज़, लेजर लाइट जाएगी, इससे टकराएगी और वापस लौट के आ जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। एक एक चीज़ समझते जाना बेटा। लेकिन जैसे ही मैंने करंट फ्लो करा, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क क्या करेगा? कोर को घुमाएगा, कोयल को घुमाएगा, कोयल घूमेगा तो कांच भी घूमेगा। कांच इधर है, कांच घुमा।
अब सोचो लाइट ऐसे आ रही थी, वो लाइट यहाँ से टकराएगी और ड्यू टू द रिफ्लेक्शन वो लाइट इधर जाएगी। तो ये जो चीज़ आ रही है ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये जो मिरर है इसको अपन लैंप स्केल अरेंजमेंट से, किस स्केल अरेंजमेंट से, लैंप स्केल अरेंजमेंट, लैंप स्केल अरेंजमेंट से इसका अपन डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका भी जो प्रिंसिपल है वो सेम एज इट इज है जो किसका रहेगा, पिवोटेट का रहेगा, पर सस्पेंडेड का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। अब पिवोटेट का कैसा बनता है तो वो भी देख लेते हैं। पिवोटेट के डायग्राम के लिए अपने को केवल एक चीज़ समझनी होगी कि पिवोट में जो कोयल होगी वो किससे टकी हुई रहेगी, कीलों से। पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर, मतलब बोले तो किलकित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी, ये सेकंड वाला है। अब देखो इस सेकंड की जब बात करते हैं, थोड़ा लैंप स्केल अरेंजमेंट ज़्यादा ही आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना कि जो प्लेन मिरर से जो रीडिंग लेते हैं वो अपन लैंप स्केल अरेंजमेंट से लेते हैं। लैंप स्केल अरेंजमेंट क्या होगा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं ना। तो ठीक है भाई, किलकित कुंडली धारा मापी, किलकित कि कुंडली को कील के द्वारा टाँका गया। अब यहां पर क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी मत की कुंडली को टाँका गया, सस्पेंड किया गया धागे से या किसी फोस्फर ब्रॉन्ज के वायर से। किससे लगाते हैं ये, फोस्फर ब्रॉन्ज का वायर, फोस्फर ब्रॉन्ज वायर, मतलब फोस्फर ब्रॉन्ज तार। और इस तार की खास बात है ये अवितान्य होता है। अवितान्य मतलब इनएक्सटेंसिबल, मतलब इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर लंबाई बढ़ गई तो ये रोटेशन टॉर्क प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी तो ये प्रॉपर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो ये मिरर घूमेगा और मिरर घूमेगा तो लैंप स्केल अरेंजमेंट से अपन इसकी रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन किलकित कुंडली धारा मापी उसके अंदर कुछ और होता होगा। उसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर सेम चीज़ है कि इसके अंदर जो कोयल लेते हैं ना, कोयल पहले तो सर्कुलर शेप की लेते हैं लगभग, और इसको यहाँ इस जगह से एक कील के द्वारा टाका गया। ये मान लो एक कील, अब सामने का फ्रंट तो दिखेगा नहीं। अब मैग्नेट कैसे होता है, मैग्नेट को इस अरेंजमेंट से लगाते हैं, ये नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, और इधर क्या हो जाएगा, और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। ये दोनों परमानेंट मैग्नेट है। अब देखो इन परमानेंट मैग्नेट का शेप कैसा है, ये वाला शेप क्या अवतलाकार है कि नहीं है। अवतलाकार बोले तो कॉनकेव शेप के हैं या नहीं है। तो ये दोनों जो परमानेंट चुंबक होते हैं, दोनों जो स्थायी चुंबक होते हैं, ये अवतलाकार स्थायी चुंबक, अवतलाकार स्थायी चुंबक बोले तो कॉनकेव टाइप परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब कि भाई यहाँ इसके अंदर स्केल होती है, ये स्केल होती है, और यहाँ 0 होता है, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 10, 20, 30 और 40, इस तरीके से इसमें स्केल होती है। ये क्या होती है, ये होती है गैल्वेनोमीटर की स्केल। स्केल मतलब पैमाना। ठीक है, अब ये वाला कोर है, ये वाला क्या पूरा का पूरा कोर है, इसको बोलते हैं कोर, बोले तो क्रोड। और ये भी किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर,
सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ये भी नरम लोहे का। अब इसमें कोयल कैसे रहती है? ऐसे बहुत सारी कोयल्स होती है, ठीक है। एक टर्मिनल इधर से मिलता है और एक टर्मिनल इधर से मिलता है, तो एक T1 टर्मिनल हो गया और एक T2 टर्मिनल हो गया, वो मिल जाएगा आपने। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है? जो टूवर्ड्स कहाँ से जा रहा है भाई? रेडियस से जा रहा है, मतलब इसके सेंटर से जा रहा है। और इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, या बोले तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि देख रेडियस के अलोंग जा रहा है, और जो रेडियस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इसके सेंटर से जो पास होगा उसे बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक क्या होता है? पॉइंटर होता है, जो स्टार्टिंग कहाँ सिचुएट रहता है? बीच में, जिसे बोलते हैं संकेतक। संकेतक, निडल है ना, इंडिकेटर। अब जैसे अपन करंट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अरे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क होगा तो कॉइल में क्या होगा? कॉइल रोटेट करेगी। मान लेते हैं कितने से रोटेट हो गया? 5 से। अब जब करंट हटा लेंगे तो वापस अपनी इनिशियल जगह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मतलब एक अंदर से रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि कोयल जब करंट दी, इमेजिन करना कि ये कोयल है, कोयल थोड़ा सा इससे इमेजिन कराता हूँ कि ये कोयल है। अब ये कोयल में मैंने करंट प्रोड्यूस करी तो ये घूम गई, तो ये देख, ये संकेतक यहाँ था, घूमते ही ये यहाँ आ गया। डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको मेरे को वापस इसकी इनिशियल पोजीशन में लेके आना है। अब मैं अगर इसको इनिशियल पोजीशन में कैसे लेके आऊँगा कि मैं उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाऊं जो वापस इसको ऐसे घुमा दे? बोले इनिशियल आएगा कि नहीं? अब रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए मैं इसमें ऐसी कौन सी चीज़ यूज करूं जो इसको वापस अपने इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगी? तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दोनों ओर। ये कोयल के इधर भी एक स्प्रिंग रहती है और कोयल के इधर भी एक बहुत पतली स्प्रिंग रहती है। और ये स्प्रिंग क्या करती है? एक रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करती है। ये स्प्रिंग क्या करती है? एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। किसके एवज में? चुंबकीय बल आघूर्ण के। मतलब कि अगर मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम स्टेज है तो इस कोयल, ये मान लो कोयल है, इस कोयल पर अपन ने इसको ऐसे मोड़ा तो स्प्रिंग क्या करेगी? वापस इसको ऐसे मोड़ देगी। मतलब कि कोयल पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है? स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए टॉर्क के बैलेंस हो रहा है। और स्प्रिंग में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? जितना तुम उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे, जितना उसका फाई होगा उतना उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि स्प्रिंग को जितना अपन ट्विस्ट करते हैं, जितना अपन ट्विस्ट करेंगे वापस वो अपने को उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तुम किसी स्प्रिंग को लेना और उसको ऐसे ट्विस्ट करना, तो तुम किसी एंगल पर अगर ट्विस्ट करते हो तो वापस वो तुम्हारे हाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करेगी, जिसे बोलते हैं अपन रीस्टोरिंग टॉर्क या प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो ये हो गया, ये स्प्रिंग होगी। स्प्रिंग, ये क्या है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग क्यों यूज होती है? ये दो स्प्रिंग होती है, S1 एंड S2, और विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क against the magnetic torque। मतलब क्या प्रोड्यूस करता है? ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। किसके अगेंस्ट? मैग्नेटिक टॉर्क के अगेंस्ट।
तो मैग्नेटिक टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा भाई? करंट। क्योंकि अभी मैंने लिखा था मैग्नेटिक टॉर्क, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, याद रखना। मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस इन द कॉइल या चुंबकीय बल आघूर्ण, तो ये होता है टाउ बराबर एम बी साइन अल्फा या साइन थीटा, जो वट एवर यू वांट टू रिटर्न, एम बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ये होता है मैग्नेटिक टॉर्क। अब बात करते हैं कि अभी तक इन दोनों में मैंने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कि दोनों में ही जो मैग्नेट लेते हैं वो कॉनकेव शेप की लेते हैं। दोनों में ही जो मैग्नेट लेते हैं वो किस शेप की लेते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतलाकार चुंबक। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉनकेव शेप की लूंगा तभी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोयल, अब समझना, कोयल इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के ईच एंड एवरी केस में क्या होगा? ये कोयल, अब कोयल का एरिया वेक्टर किधर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोयल का क्षेत्रफल सीधे किधर होगा? तल के लंबवत। बोल हाँ कि ना? अब ये सोचो, ये कोयल है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। कैसे? इमेजिन करो, सबसे पहले ये ऐसे है, फिर ऐसे हुई, फिर वापस ऐसे हो सकती है। तो हर ईच एंड एवरी केस में एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इस एम के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। देखो सोचो, कोयल ऐसे है, अभी कोयल ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला एक लाइन से ये इधर जा रही है, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम। क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो तो टॉर्क कितना हो जाएगा? NIAB, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब तुम बोलते हो सर अगर ये चीज़ ऐसे घूम जाए कि ये ऐसे है, तो B किधर? इधर, और एरिया वेक्टर किधर? M किधर? इधर। क्योंकि जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर M होगा, क्योंकि M बराबर NIA। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जिधर होती है उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश होती है। तो ये इसका एरिया वेक्टर, इस कोयल का एरिया वेक्टर इधर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हुए तो थीटा कितना? 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 हुआ तो टॉर्क कितना? साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क भी 0। तो ये घूमेगी नहीं कोयल। अरे भाई तुम्हें कोयल घुमानी है कि नहीं घुमानी? चलो तुमने 90 डिग्री पर तो घुमाया, जब घूम के जाएगी 0 पर होती है फिर नहीं घूमेगी, फिर टॉर्क नहीं लगेगा। तो तुम्हें ईच एंड एवरी केस में एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए जो इसके क्या हो? इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो, इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत हो। और वो कब होगा? जब तुम कॉनकेव टाइप के मैग्नेट लोगे, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खास बात क्या है कि कोयल चाहे किसी भी सिचुएशन में रहे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी जो उसके परपेंडिकुलर वर्क करेगी, और परपेंडिकुलर वर्क करेगी तो थीटा हमेशा कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। और थीटा अगर 90 डिग्री मिलेगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, और टॉर्क हमेशा तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोयल्स उस रोटेट करती रहेगी। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खास बात क्या है? जहाँ पर M क्या होता है? NIA, A वेक्टर तो M वेक्टर, तो वेयर M इज पैरेलल टू B। सही है? नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर टू B, कि M वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे ईच एंड एवरी केस, ईच एंड एवरी पोजीशन। ईच और एवरी पोजीशन में इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो थीटा बराबर क्या बोल सकता हूं मैं? 90 डिग्री बोल सकता हूं। अब अगर थीटा मान लो 90 डिग्री आए, थीटा 90 आए, तो क्या हो जाएगा? M और B के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो, तो यहां पर मैं मैग्नेटिक टॉर्क की बात करूंगा तो MB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा? MB, और बोले तो NIAB, और ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इन द कोयल, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल। हाँ या ना? क्लियर है? तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ही अपन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड काम में
लेते हैं, अर्थात तृतीय चुंबकीय क्षेत्र काम में लेते हैं। अब देखो बात करते हैं, ये दोनों हो गया अलग अलग। इसमें जो कोयल है वो टांक रखी है, सस्पेंड कर रखी है, इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। और उसमें कोयल 2 किलो से ठहरा रखी है, पिवोट से ठहरा रखी है, इसलिए इसको बोलते हैं पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा कि यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा? ऑब्वियसली बात है, कील है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ धागा है या एक वायर है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा। तो विच वन इज मोर एक्यूरेट? तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन ये एपरेटस बहुत बड़ा है, बल्कि है, तो इसको अपन ज्यादा यूज नहीं करते। ये एपरेटस बहुत छोटा है और मेरे हिसाब से अपने लैब में भी यूज हो रहा है, तो लैब में ज्यादातर यूज होता है ये वाला, तो ये ज्यादा यूज होता है। अब बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की, कि अपना मेन मोटो क्या है। अपना मेन मोटो है कि जैसे ही मैं करंट फ्लो करूं इसके अंदर डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है? अपन डिस्कस करते हैं अब प्रिंसिपल या बोले तो सिद्धांत, ठीक है, और ये डिस्कस करेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू।